आदाब, नमस्कार। आप देख रहे हैं INN चैनल। मैं हूं शेख अहमद अली। इस न्यूज़ बुलेटिन में आइए नज़र डालते हैं दिन भर की बड़ी खबरों पर। तेलंगाना में आज लॉकडाउन का 16वां दिन है। लॉकडाउन पर अमल का जायजा लेने के लिए DGP महेंदर रेड्डी ने हैदराबाद के मुख्तलिफ मकामात का दौरा किया। उन्होंने येरागड्डा, बालानगर, बोयनपल्ली, कोमपल्ली, कोंडला, कोया और दीगर मकामात का मायना किया। उन्होंने अपने मातहत अहदेदारों के साथ लॉकडाउन की सूरत हाल का तफसीली जायजा लिया। उन्होंने मुख्तलिफ मकामात पर खिदमात अंजाम देने वाले पुलिस मुलाजिमीन और अहदेदारों को मुख्तलिफ मशवरे और हिदायत दी। इस मौके पर मीडिया से बात करते हुए DGP ने कहा कि हैदराबाद में लॉकडाउन पर 100% अमल किया जा रहा है। लॉकडाउन के निफाज के सिलसिले में आवाम का भरपूर ताउन पुलिस को हासिल है। लॉकडाउन के निफाज की वजह से कोरोना के मुस्बित मामलात में तेजी के साथ कमी दर्ज की जा रही है। हंगामी सूरत हाल पर रियासत में आने के लिए ई-पास लाजमी है। कोरोना वबा पर काबू पाना पुलिस का निशाना है। इसी दौरान कमिश्नर पुलिस हैदराबाद अंजनी कुमार ने भी सिकंदराबाद वेजली कॉलेज में पुलिस की तलाशी मुहिम का मायना किया। उन्होंने इस मौके पर कहा कि हर चेक पोस्ट पर पुलिस सख्ती के साथ लॉकडाउन पर अमल कर रही है। हर दिन तकरीबन 8000 मामला दर्ज किए जा रहे हैं। ये मामलात लॉकडाउन की खिलाफ वर्जी पर दर्ज किए जा रहे हैं और तकरीबन 5 से 6000 गाड़ियों को जब्त किया जा रहा है। उन्होंने साथ ही लॉकडाउन के पास के गलत इस्तेमाल करने वालों को सख्त कार्रवाई का इंतबाह दिया। అది క్యాపిటల్ సిటీ ఆఫ్ హైదరాబాద్ తోటి స్టార్ట్ అవ్వాలి అని చెప్పి ఇక్కడ మరింత కఠినంగా అమలు చేయడం జరుగుతుంది. ఈ ప్రాసెస్లో యూత్ కానీ ఇంకెవరైనా కానీ అనవసరంగా ఎవరు రోడ్ల మీదకి రావద్దని చెప్పేసి మనవి చేస్తున్నాం. వాళ్ళకి ఏదైనా అత్యవసరం ఉంటే డెఫినెట్గా పాస్ తీసుకోవచ్చు, వాళ్ళు బయటికి రావచ్చు. అయితే హాస్పిటల్స్కి వెళ్ళేవారు ఎవరు కూడా పాస్ తీసుకోవాల్సిన అవసరం లేదు. వాళ్ళు మెడికల్ రికార్డ్స్ చూపించినట్లయితే వాళ్ళు పర్మిట్ చేయడం జరుగుతుంది. వ్యాక్సినేషన్కి వెళ్ళే వాళ్ళకు కూడా అందరికీ ఫెసిలిటేట్ చేయడం జరుగుతుంది, వాళ్ళకు కూడా పాస్ అవసరం లేదు. దీంతో పాటుగా ఈ డాక్టర్స్, పారామెడిక్స్, అలాగే మిగతా ఎసెన్షియల్ సర్వీసెస్ ప్రొవైడ్ చేసే అన్ని గవర్నమెంట్ డిపార్ట్మెంట్స్ వారందరికీ కూడా ఎగ్జామ్షన్స్ ఇవ్వడం జరుగుతుంది. వాళ్ళకి ఫెసిలిటేట్ చేస్తూనే కఠినతరంగా మనం లాక్డౌన్ కరీంనగర్ సిద్దిపేట్ రోడ్ తరఫు నుంచి కూడా అన్ని ట్రాఫిక్ ఇక్కడ మర్జ్ అవుతుంది. తర్వాత ఈ రోడ్లో మెడికల్ సర్వీసెస్ కోసం కూడా చాలా డాక్టర్స్ రిలేటెడ్ వెహికల్స్కి మూవ్మెంట్స్ ఉన్నాయి. మోస్ట్లీ వెహికల్ అంటే పర్మిటెడ్ వెహికల్స్ ఉన్నాయి. బట్ స్టిల్ 1%, 1.5% పబ్లిక్ ప్రస్తుతం కూడా పాసెస్కి మిస్యూజ్ చేస్తున్నారు, లేకపోతే అనవసరంగా విదౌట్ ఎనీ వ్యాలిడ్ రీజన్ బయటికి వస్తున్నారు. ఇప్పుడే మన DCP గారు కల్మేశ్వర్ గారు ఇన్ఫార్మ్ చేశారు, ఉదయం నుంచి ఇప్పటి వరకు రఫ్లీ 100 వెహికల్కి సీజర్ జరిగింది వెస్లే కాలేజ్ దగ్గరే. ఇది మన ఒక కాలేజ్ గ్రౌండ్లో హోల్డింగ్ ఏరియా ఉంది అండ్ ప్రాపర్. तेलंगाना बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट ने जुलाई के दूसरे हफ्ते में इंटरमीडिएट इम्तिहानात मुनक्किद करने का ऐलान किया है। बोर्ड के अहदेदारों ने बताया कि इम्तिहानात के इनेकाद के लिए पर्चे सवालात तैयार कर लिए गए हैं, जिसकी वजह से इम्तिहान के तरीक़ेकार में किसी किस्म की तब्दीली नहीं होगी। अलबत्ता कोरोना वायरस की वबा के पेश नज़र 3 घंटे के इम्तिहान को 1.5 घंटा यानी 90 मिनट कर दिया गया है। इसके अलावा पर्चे सवालात के 50% जवाबात देने की सहूलत फराहम की जाएगी, जिसे 100% तस्वुर किया जाएगा। इस सिलसिले में सेक्रेटरी महकमा तालीम संदीप कुमार सुल्तानिया ने मरकजी वजारत तालीम को भी एक मकतूब रवाना करते हुए इतला दे दी है। अहदेदारों ने बताया कि कोरोना वायरस की वबा के पेश नज़र 2 अलहदा सेट्स पर्चे सवालात के लिए इस्तेमाल किए जाएंगे। हुकूमत की तजवीज़ है कि सुबह और दोपहर के औकात में इम्तिहानात मुनक्किद किए जाएँ। अहदेदारों ने बताया कि जुलाई के वसत में इम्तिहानात मुनक्किद करते हुए अगस्त के अवाखिर तक नतायज जारी करने का इम्कान है। कोरोना की वजह से या फिर दीगर वजूहात से इम्तिहानात में शिरकत न करने वाले तुलबा को इम्तिहान लिखने का एक और मौका फराहम करने का भी फैसला किया गया है। इसी दौरान बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट ने प्रैक्टिकल इम्तिहानात को मुलतवी कर दिए हैं, जो 29 मई तक 7 जून मुनक्किद किए जाने वाले थे। कोरोना वायरस की दूसरी वबा के पेश नज़र इन इम्तिहानात का इल्तवा किया गया है। सेक्रेटरी बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट एजुकेशन सैयद उमर जलील ने बताया कि कोरोना वबा के असरात की वजह से हुकूमत ने इंटरमीडिएट के प्रैक्टिकल इम्तिहानात मुलतवी कर देने का फैसला किया है, जो बाद अज़ां मुनक्किद किए जाएंगे।
उन्होंने बताया कि जून के बाद कोरोना की सूरत हाल का जायजा लेने के बाद इम्तिहानात की नई तारीख का ऐलान किया जाएगा। चूंकि 30 मई तक लॉकडाउन का निफाज किया गया है, इस वजह से ये इम्तिहानात मुनक्किद नहीं किए जा सकते। उन्होंने मजीद बताया कि इम्तिहानात के इनेकाद से कम 15 दिन कबल नई तारीख से तलबा को वाकिफ करवाया जाएगा। इससे पहले भी बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट एजुकेशन ने प्रैक्टिकल इम्तिहानात मुलतवी कर दिए थे, जो कबल अज़ीं 7 अप्रैल से शुरू होने वाले थे। चूंकि अब 30 मई तक लॉकडाउन जारी है, इसलिए 29 मई से ये इम्तिहानात शुरू नहीं किए जा सकते। इस वजह से दोबारा उन इम्तिहानात का इल्तिवा किया गया है। तेलंगाना एमसेट इम्तिहान में शिरकत के लिए दरख्वास्त दाखिल करने की तारीख में 3 जून तक तौसी की गई है। एमसेट के कन्वीनर प्रोफेसर गोवर्धन ने बताया कि 3 जून तक ख्वाहिशमंद तलबा बगैर किसी लेट फीस के ऑनलाइन पर दरख्वास्त फॉर्म दाखिल कर सकते हैं। उन्होंने तलबा से ख्वाहिश की कि वो इस मौके से इस्तेफादा करें। उन्होंने बताया कि 4 शुंबे तक एमसेट इम्तिहान के लिए 2,01,367 तलबा ने दरख्वास्तें दाखिल की हैं। उनमें इंजीनियरिंग एमसेट के लिए 1,35,151 और एग्रीकल्चर एमसेट के लिए 66,216 दरखास्तें मौसूल हुई हैं। इसी दौरान लॉ सेट की दरखास्त फॉर्म्स दाखिल करने की तारीख में भी 3 जून तक तौसी की गई है। लॉ सेट कमेटी ने बताया कि तलबा बगैर किसी लेट फीस के 3 जून तक दरखास्त फॉर्म दाखिल करें। रियासती हुकूमत ने मुअम्मर फनकारों को दिए जाने वाले वज़ाइफ की रकम को दुगना कर दिया है। इस सिलसिले में अहकाम जारी कर दिए हैं। मुअम्मर फनकारों को फिलवक्त हर महीना 1,500 रुपये दिए जाते थे, जिसे बढ़ाकर 3,016 रुपये कर दिया गया। इजाफी वजीफे की रकम रियासत के यौम तासीस के मौके पर 2 जून से जारी की जाएगी। वज़ीर सियाहत व सकाफत श्रीनिवास गौड़ ने मुअम्मर फनकारों को दिए जाने वाले वज़ाइफ में इजाफे पर चीफ मिनिस्टर चंद्रशेखर राव का शुक्रिया अदा किया। उन्होंने कहा कि हुकूमत के इस फैसले से रियासत भर में 2,661 मुअम्मर फनकारों को फायदा होगा। अब बात कोरोना के केसेस की। दुनिया में पिछले 24 घंटों में 5,58,417 लोगों में कोरोना की तस्दीक हुई है। इस दौरान 12,327 लोगों की मौत भी हुई है। दुनिया में कोरोना के अब तक 16,91,00,000 से ज़्यादा मामले सामने आ चुके हैं। इनमें से 35,12,000 से ज़्यादा लोगों की मौत हुई है। हिंदुस्तान में बीते 24 घंटों में 2,11,275 नए कोरोना मुतासरीन मिले। इनसे ज़्यादा यानी 2,82,924 मरीज ठीक हो गए। 3,841 की मौत हुई। एक्टिव केसेस यानी इलाज करा रहे मरीजों की तादाद में भी लगातार गिरावट आ रही है। पिछले 24 घंटों में 75,601 एक्टिव केसेस कम हो गए। मुल्क में अब 24,15,612 मरीजों का इलाज चल रहा है। वहीं तेलंगाना में गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान रियासत भर में 3,614 नए कोरोना केसेस सामने आए हैं। इसके साथ ही अब तक तेलंगाना में मजमूई तौर पर 5,67,517 कोरोना केसेस रिपोर्ट हुए हैं। 38,267 मरीज ज़ेरे इलाज हैं। बुलेटिन के मुताबिक गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान तेलंगाना में कोरोना से 18 अफराद हलाक हुए हैं। इससे अब तक रिकॉर्ड शुदा कोरोना अमवात की कुल तादाद 3,614 हो गई है। तेलंगाना में आज 3,961 अफराद कोरोना से सेहतयाब हो गए हैं। जीएचएमसी के हुदूद में 504 नए केसेस दर्ज हुए हैं। डायरेक्टर मेडिकल एंड हेल्थ डॉक्टर जी श्रीनिवास राव ने कहा है कि तेलंगाना में कोरोना के केसों में काफ़ी कमी हो रही है। उन्होंने वाज़ेह किया कि लॉकडाउन के दौरान कोरोना के मुस्बित केसेस की शरह में काफ़ी कमी देखी जा रही है। फिलवक्त रियासत में कोरोना से सेहतयाब होने वालों की शरह 93% तक पहुँच गई है। प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान रियासत में कोरोना के 3,614 मुस्बित केसेस दर्ज हुए हैं और 18 की मौत हुई है। इसी तरह कोरोना से 3,961 मरीज सेहतयाब होकर मुख्तलिफ दवाखानों से डिस्चार्ज कर दिए गए हैं। रियासत भर में कोरोना के मुस्बित केसेस की शरह 4% और अमवात की 0.5 यानी 0.5% है। उन्होंने बताया कि गुज़िश्ता 10 दिनों के दौरान बेड ऑक्यूपेंसी की शरह 54% से घटकर 39% हो गई है। यानी 10 दिन कबल रियासत में कोरोना के लिए 10 मख्तस बिस्तरों में से 54% अफराद ज़ेरे इलाज थे और अब 39% हो गए हैं। उन्होंने कहा कि रियासत में लॉकडाउन और बुखार के सर्वे से बेहतर नताइज बरामद हो रहे हैं। बुखार के सर्वे में 17,000 से ज़ायद टीमें घर घर पहुँचकर आवाम की सेहत से मुताल्लिक़ मालूमात इकट्ठा कर रही हैं और जो बुखार या दीगर अमराज में मुतासिर हैं उनकी शिनाख्त करते हुए उनके कोरोना के टेस्ट करवाए जा रहे हैं और मुस्बित पाए जाने पर घर में अलग थलग रहने के लिए कोरोना किट्स भी दिए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि
उन टीमों ने अब तक 6 लाख मकानात का सर्वे किया है, जिसके जरिए 11,814 अफराद में कोरोना की अलामत पाए जाने पर उन्हें घर में अलग थलग रहने की हिदायत दी गई है। అన్ని కూడా వాళ్ళు సబ్మిట్ చేయాల్సి ఉంటుంది. వాళ్ళు సబ్మిట్ చేసిన ఎక్స్ప్లెనేషన్ మీద ఎంక్వైరీ చేసి వాళ్ళ మీద మనం యాక్షన్ తీసుకోవడానికి అవకాశం ఉంటుంది. అలాగనే ఆల్రెడీ ఇంతకుముందు కూడా మీకు చెప్పాం 3 హాస్పిటల్స్కి షోకాజ్ నోటీస్ ఇష్యూ చేయడం, ఒక హాస్పిటల్కి టెంపరీగా పర్మిషన్ కూడా మనం డినై చేయడం జరిగింది. సో మిగిలిన హాస్పిటల్స్ కూడా ఏదైతే ఎక్కడైతే ఈ ఎంక్వైరీలో పొరపాట్లు కానివ్వండి లేకపోతే వాళ్ళు చేసినవి అప్రూవ్ అయితే डॉक्टर श्रीनिवास राव ने कहा कि खानगी दवाखानों में जायद फीस की वसूली की शिकायत मौसूल हो रही हैं। अब तक 64 खानगी दवाखानों के खिलाफ 88 शिकायत मौसूल हुई हैं। इन शिकायतों का जायजा लेने के बाद मुताल्लिका हॉस्पिटल्स को नोटिस वजह नुमा यानी शो कॉज नोटिस सर्व की गई है और उन्हें 24 से 48 घंटों के अंदर नोटिस का जवाब देने की हिदायत दी गई है। उन्होंने कहा कि खानगी दवाखानों की जानिब से जायद फीस वसूल करने की शिकायत के लिए खुसूसी नंबर जारी किया गया है। अवाम और मुतासिर अफराद इस नंबर पर 9154170960, हम एक बार दोहरा देते हैं, 9154170960 पर शिकायत दर्ज करवा सकते हैं। उन्होंने कहा कि ब्लैक फंगस से डरो खौफ में मुब्तला होने की ज़रूरत नहीं है। इस मर्ज के इलाज के लिए रियासत में दरकार अद्वियात मौजूद हैं। तेलंगाना में ब्लैक फंगस के मामलात में भी इजाफा देखा जा रहा है। अभी तक 750 मामला सामने आए हैं। मामलात में इजाफे के पेश नज़र हुकूमत की जानिब से ऐसे मरीजों के इलाज के लिए बिस्तरों की तादाद बढ़ाने के लिए इक़दाम किए जा रहे हैं। वाज़ेह है कि कोरोना से सेहतियाब होने वाले बाज़ अफराद इस इन्फेक्शन से मुतासिर हो रहे हैं। इस इन्फेक्शन से मुतासिर होने वाले बाज़ अफराद की रियासत में मौत भी हो चुकी है। मरकज़ी ममलिकती वज़ीर दाखिला जी किशन रेड्डी ने कहा है कि ब्लैक फंगस की दवा एम्पटेरिसन इस माह के आखिर तक 3 लाख इसके डोजेज दस्तियाब रहेंगे। आइंदा माह मजीद 3 लाख डोजेज जारी किए जाएंगे। कोरोना से सेहतियाब शख्स जो ब्लैक फंगस से मुतासिर हो गया था, उसको बेरहम और संगदिल बेटे ने छोड़ दिया। ये वाक़या तेलंगाना के ज़िले विकाराबाद के परगी में पेश आया। रकुमपल्ली के रहने वाले चंद्रैया नामी शख्स इस माह की 3 तारीख को कोरोना से मुतासिर पाया गया। तभी से वो तांडूर जिले के अस्पताल में ज़ेरे इलाज था। इलाज के बाद वह सेहतियाब हो गया ताहम इसमें ब्लैक फंगस की अलामात पैदा हुई, जिसके बाद उसको उसके बेटे ने लावारिस के तौर पर कम्युनिटी हेल्थ सेंटर्स में लाकर छोड़ दिया और चला गया। इस मौके पर उस सेंटर के डॉक्टर्स ने कहा कि चंद्रैया सुबह में आउट पेशेंट शोबे से रुजू किया गया। इसके बाएं आंख सूज गई है और आंख लाल भी हो गई है। शुबा किया जाता है कि वो ब्लैक फंगस से मुतासिर है। तांडूर में इस शख्स का कोरोना का इलाज किया जा रहा था, जहां वो सेहतियाब हो गया। अस्पताल से घर जाने की इजाज़त के बाद वो घर चला गया, ताहम उसमें 10 दिन के बाद ब्लैक फंगस की अलामात पाई गई। डॉक्टर्स ने कहा कि उसके साथ कोई भी रिश्तेदार नहीं है और जब उनके रिश्तेदारों को फ़ोन किया गया तो कहा गया कि वो इस बारे में नहीं जानते और उसके इलाज की जिम्मेदारी खुद डॉक्टर्स ले। నాకు కంప్లైంట్ చేసిండు, స్వెల్లింగ్ ఉందని చెప్పేసి, రెడ్నెస్ కూడా ఉంది. సో సస్పెక్ట్ చేస్తున్నాం అది బ్లాక్ ఫంగస్ కేసుగా. సో ఇంకా డయాగ్నోస్ చేయడానికి రెఫర్ చేస్తున్నాం ఇప్పుడు ఈ కేసుని. పేషెంట్ అటెండర్స్ ఎవరు లేరు. వాళ్ళకి కాల్ చేస్తే మాకేం తెలియదు, మీరే మొత్తం చూసుకోవాలా, మాకు సంబంధం లేదని మాట్లాడుతున్నారు వాళ్ళు. సో మన ఆశాను ఏఎన్ఎంని కూడా ఆయనకు అటాచ్ చేసి మన అంబులెన్స్ని ఆయనను ఇప్పుడు పంపిస్తున్నాను. तेलंगाना जूनियर डॉक्टर्स एसोसिएशन ने आज रात हड़ताल वापस लेने का ऐलान किया। टी जुडा ने एक बयान जारी करते हुए कहा कि रियासती हुकूमत ने उनकी 3 में से 2 मांगें कबूल कर ली हैं, जिसकी वजह से आज सुबह शुरू हुई हड़ताल वापस ली जा रही है। हुकूमत ने सभी इंटर्न्स, पीजीज, एसएसपीजीज और एसआर के स्टाइपेंड में 15% का इजाफा करने का ऐलान किया है और इस सिलसिले में एक जीओ भी जारी हो चुका है। साथ ही कोविड से मुतासिर होने पर डॉक्टर्स और उनके अफराद ख़ानदान के लिए निम्स हॉस्पिटल में बेड्स मख्तस करने का भी फैसला किया गया है। महकमे सेहत ने यह तयक़ुन दिया है कि वज़ीर आला ड्यूटी अंजाम देते वक्त कोविड से मुतासिर होकर अपनी जान गंवाने वाले डॉक्टर्स के लिए बेहतर मुआवजा देने का तयक़ुन दिया है। लिहाजा जूनियर डॉक्टर्स ने हड़ताल ख़त्म करने का फैसला किया है। इससे कबल तेलंगाना भर के तमाम सरकारी टीचिंग हॉस्पिटल्स में जूनियर डॉक्टर्स ने अपनी खिदमात का बाइकआउट किया था। मरकजी ममलिकती वज़ीर दाखिला जी किशन रेड्डी ने आज हैदराबाद के एनटी हॉस्पिटल कोठी का मायना किया। इस अस्पताल में ब्लैक फंगस के मरीजों का इलाज किया जा रहा है। उन्होंने मरीजों की आयादत की और उनके बेहतर इलाज के सिलसिले में डॉक्टर्स को मुख्तलिफ हिदायत भी दी। इस मौके पर मीडिया से बात करते हुए वज़ीर मौसूफ ने कहा कि इसी अस्पताल में क़ब्ल अज़ीम ब्लैक फंगस
का 6 माह में एक मामला सामने आता था। उन्होंने कहा कि ब्लैक फंगस के मामला मुल्क और हैदराबाद में देखे जा रहे हैं। रियासती हुकूमत ने इस अस्पताल को नोडल हॉस्पिटल में तब्दील किया है, जहां पर ब्लैक फंगस का इलाज किया जा रहा है। इस अस्पताल में 165 बिस्तर मौजूद हैं, ताहम इस अस्पताल में मजीद 250 बिस्तरों की तादाद में इजाफे के इक़दाम किए जा रहे हैं। इस हॉस्पिटल में ज़रूरत पर ऑपरेशंस भी किए जा रहे हैं। इसी तरह मजीद बेहतर इलाज के लिए सरोजनी देवी आई हॉस्पिटल भी मरीजों को मुंतकिल किया जा रहा है। ఎందుకంటే ప్రజలు మెడిసిన్ లేక బాగా ఇబ్బంది పడుతున్నారు. మన ప్రధానమంత్రి గారు కూడా చెప్పి కొన్ని మెడిసిన్స్ ఏమి వాటికి బాగా ఈ సందర్భంగా ముఖ్యంగా ఈ రోజు రోజు ఎక్కువ నేను మళ్ళీ మాట్లాడుతున్నాను. కొద్దిగా ఇంటికి వస్తే అందరికి వస్తుంది. అది ఎక్కువగా ఉందండి. అవి మనం నోట్స్ క్లియర్ చేసేసి డెంటల్ డాక్టర్ దగ్గరికి నేను ప్రజలను కానీ ప్రసార సాధనాలను కూడా కోరుతా ఉన్నాను. ప్రజలను భయపెట్టించేటువంటి వార్తలు కాకుండా ప్రజలకు ధైర్యం చెప్పేటువంటి వార్తలు, ప్రజలకు ఆత్మవిశ్వాసం కల్పించేటువంటి వార్తలు, డాక్టర్లకు చేస్తున్నటువంటి సేవలను గౌరవించే విధంగా ఈరోజు వార్తలు ఎక్కువగా రావాల్సిన అవసరం ఉంది. కష్టకాలంలో అందరూ కలిసిమెలిసి భారతీయులంతా కూడా ఈరోజు కరోనా మీద పోరాటం చేయాలి. ఆ దిశలో రాజకీయాలకు అతీతంగా మరి ప్రాంతాలకు అతీతంగా ప్రతి ఒక్కరు కూడా కరోనా మీద పోరాటం చేసే విధంగా ఈరోజు ముందుండాలని చెప్పి నేను ప్రతి ఒక్కరిని కోరుకుంటున్నాను. ఈ రెండు ప్రభుత్వాలు కూడా ఆయా ఆసుపత్రుల మీద మరి కఠినంగా మరి ఈరోజు అజమాయిషి పెట్టి ఎక్కువ పేషెంట్స్ నుంచి ఎక్కువ డబ్బులు వసూలు చేయకుండా కఠినంగా ఉండాల్సినటువంటి అవసరం ఉంది. అదేవిధంగా నిత్యావసర వస్తువులు ఏవైతే ప్రజలకు అందుబాటులో ఉండాలో ఈరోజు మరి కొంతమంది వ్యాపారస్తులు కృత్రిమంగా కొరత సృష్టించి ఈరోజు నిత్యావసర వస్తువులు ధరలు పెంచేటువంటి ప్రయత్నం చేస్తున్నారు. దానిపైన కూడా అన్ని రాష్ట్ర ప్రభుత్వాలు కూడా కఠినంగా ఉండాలి. ఎక్కడెక్కడ అక్రమంగా నిల్వ చేస్తూ ఉన్నారో, ఎవరు అనవసరంగా ధరలు పెంచుతూ ఉన్నారో, అది ఆయిల్ కావచ్చు, పప్పులు కావచ్చు, ఇతర నిత్యావసర వస్తువులు కావచ్చు, వాటి మీద మరి అక్రమ నిల్వల మీద కానీ ధరలు పెంచేవారి మీద కానీ ఉక్కు పాదం. वजीर फाइनेंस हरीश राव ने महकमे आबपाशी के अहदेदारों को हिदायत दी है कि वह सिद्दीपेट के रंगा नायक सागर प्रोजेक्ट की बड़ी नहरों पर चेक डैम्स की तामीर को जल्द से जल्द मुकम्मल करें। चूंकि मौसम बारिश जल्द आने वाला है, किसान तखुमरेजी की तैयारी कर रहे हैं। हरीश राव ने तजवीज़ पेश की कि ज़िले में उन मकामात पर ज़रई सरगर्मियों के आगाज़ से पहले उन कामों को मुकम्मल किया जाए। ये कहते हुए कि पिद्दा वागो और सिद्दीपेट वागो में बिल तरतीब 10 करोड़ रुपए के मनसूबे मसारिफ से 2 अहम झीलों पर चेक डैम्स की तामीर का काम शुरू किया गया है। राव ने कहा कि वो चाहते हैं कि खरीफ के मौसम में होने वाले ज़रई सरगर्मियों के आगाज़ से पहले ये काम मुकम्मल किए जाए। पिद्दावागू तालाब की दूसरी सिमत वाक़ई मौज़ूआत को आबपाशी का पानी फराहम करने पर तवज्जो मरकूज़ करने की अहदेदारों को हिदायत देते हुए उन्होंने नागानूर मंडल में खोदी जा रही 22 किलोमीटर तवील नहर के कामों की पेशरफ्त का जायज़ा लिया। कोरोना वबा की वजह से तकरीबन 1 साल से स्कूल से दूर रहने वाले बच्चों के लिए पुलिस मुलाजिम टीचर बन गया। बच्चों को एक जगह बिठाकर उनको इस मुलाजिम में पुलिस ने डिसिप्लिन सिखाया। कोरोना वबा पर काबू पाने के लिए लगाए गए लॉकडाउन के मौके पर हैदराबाद शहर के चिंतल के भगत सिंह नगर में कवायद की खिलाफ वर्जी करते हुए घरों से बाहर निकलने वाले उन बच्चों को पुलिस ने पकड़ लिया। उन बच्चों को, जिनकी तादाद तकरीबन 8 थी, उनको दुकान की सीढ़ियों पर बिठाकर मौजूदा सूरत हाल से न सिर्फ वाकिफ करवाया बल्कि उन बच्चों को डिसिप्लिन भी सिखाया। इस मुलाजिम में पुलिस ने कहा कि लॉकडाउन के मौके पर कोई भी घर से बाहर ना निकले, चौकसी इख्तियार करें और एहतियाती इक़दाम किए जाएं। इसके ज़रिए ही कोरोना को शिकस्त दी जा सकती है। पुलिस मुलाजिम के इस सबक को उन बच्चों ने दिलचस्पी के साथ सुना।
అందరూ బయట తిరిగితే ఒకరి నుంచి ఒకరికి వస్తుంది. అందుకే కదా లాక్డౌన్ పెట్టింది. మరి మీరు బయట తిరగవలసిన అవసరం ఏం అవసరం ఉంది? పొద్దుగా లేచి బయట తిరగవలసిన అవసరం ఏముంది? నేనేమన్నా పని చేసేటోడివా, కొన్ని కూరగాయలు తెచ్చేటోడివా, పాలు తెచ్చేటోడివా, ఏం పనికి వచ్చేటోడు అని బయట తిరుగు. ఏ దానికి ఈ పనికి వస్తావో చెప్పు. నువ్వు బయట తిరిగి చేసింది తిని ఇంట్లో ఉండక నువ్వు బయట తిరిగి ఏం చేస్తావు? దేని గురించి బయటకు వచ్చావు? ఏమి తెచ్చేటోడు వాళ్ళు ఇంట్లోకి, ఇంట్లో చేసింది తిని బయట కూర్చున్నాడు. అవునా? మరి చదువుకోవాలంటే చదువుకోవాలి. మరి దేని గురించి బయటకు వచ్చింది? దేని గురించి బయటకు వచ్చావు? భయం లేకనే కదా బయటకు వచ్చి, భయం లేకనే కదా బయటకు వచ్చింది. మీ అమ్మ మీ నాయన భయం లేదు, ఇటు బయట వాళ్ళ భయం లేదు, ఇటు పోలీసు వాళ్ళ భయం లేదు. మరి మిమ్మల్ని ఎవరు బాగు చేయాలిగా? ఎవరు బాగు చేసేది? ఎందుకంటే మీరు ఇచ్చలవిడిగా తిరుగుతారు. ఇక మిమ్మల్ని బాగు చేస్తాడు ఎవరు? మీ పంతుల్లా లేరు, స్కూలు లేవు కదా, వీడియోలోనే కదా మాట్లాడేది. ఆ వీడియో ఇచ్చి ఇంకో వీడియో చూసి मुत्तहदा ज़िले वरंगल के मुलुग असेंबली हलके से नुमाइंदगी करने वाली कांग्रेस की खातून रुकन असेंबली डी अनुसुया अलमारूफ सीतक्का ने अपने हलके के कबायली अफराद की मदद करने 4 किलोमीटर तक सर पर सामान लिए पैदल सफ़र किया। बताया गया कि ताड़वाई मंडल के रापटला कोयागुड़म में 16 खानदान मुकीम हैं। ये इलाका जंगल में वाक़ है जहां कोई पक्की सड़क नहीं है। रुकन असेंबली ने गरीब कबायली अफराद की मदद के लिए अपने चंद हामियों के साथ खाने पीने और कपड़ों को साथ लेकर 4 किलोमीटर तक जंगलाती इलाके में पैदल सफ़र किया और तकरीबन 1 घंटे के बाद रुकन असेंबली सीतक्का रापटला कोयागुड़म पहुंची, जहां कबायली बच्चों ने उनकी आमद पर काफ़ी मसरत का इजहार किया। रुकन असेंबली कबायली बच्चों में चॉकलेट और बिस्किट के पैकेट तकसीम किए और उन्हें मलबूसात भी दिए। साबिक़ में भी रुकन असेंबली कई मरतबा अपने हल्के के कबायली इलाकों का पैदल दौरा करती हुई नजर आई। बताया गया कि सीतक्का एक तवील अरसे तक ममनुआ तंजीम नेक्सलाइट से वाबस्ता रही, बाद अज़ां समाज के असली धारे में शामिल हो गई और कांग्रेस के टिकट पर गुज़िश्ता असेंबली इंतखाबात में मुलुग असेंबली हल्के से मुंतखब हुई थी। మహారాష్ట్ర బార్డర్లో బాగున్నారు. गुड मॉर्निंग, नमस्ते। सुपर सुपर स्टार, सुपर स्टार। नाम नाम केला नाम ఆడుకోవడానికి ఏం కొడతారు? అలా రెండు अपनी नौइयत के एक मुनफरिद केस में तेलंगाना ह्यूमन राइट्स कमीशन ने मामूली इलाज के बाद एक मरीज से बेहद ज़्यादा फीस अदा करने का मुतालबा करने वाले एक खानगी हॉस्पिटल को नोटिस जारी करते हुए हुकूमत की मुकर्ररा फीस वसूल करने की हिदायत दी, जिस पर मज़कूरा हॉस्पिटल ने कमीशन की नोटिस पर मामूली फीस वसूल करते हुए मरीज को हॉस्पिटल से डिस्चार्ज कर दिया। शायद तेलंगाना ह्यूमन राइट्स कमीशन ने पहली मरतबा इस तरह के केस में मुदाखलत की है, जिससे मरीज को काफ़ी राहत मिली। तफसीलात के मुताबिक जगतियाल के धर्मपुरी रोड पर वाक़ श्री सूर्या हॉस्पिटल में 4 दिन क़ब्ल फरजाना नामी एक खातून वायरल इन्फेक्शन से शरीक हुई थी। इलाज के बाद भी मरीज की सेहत में कोई तब्दीली नहीं आई, जिस पर खातून के रिश्तेदारों ने उन्हें हॉस्पिटल से डिस्चार्ज कर देने की ख्वाहिश की, जिस पर हॉस्पिटल इंतजामिया ने 4 दिन के इलाज का 1,36,400 रुपये का बिल थमा दिया और बताया कि एडवांस के तौर पर 30,000 रुपये जमा किए गए थे, बाकी 1,04,400 रुपये अदा करते हुए हॉस्पिटल से डिस्चार्ज हो जाए। हॉस्पिटल इंतजामिया की बिल देखकर मरीज के रिश्तेदार हैरान हो गए और बिल में कमी करने की दरख्वास्त की, जिसको हॉस्पिटल इंतजामिया ने मुस्तरद कर दिया। इस वाक़े की इत्तला पाकर सदर मिल्लत इस्लामिया जगतियाल व समाजी कारकुन मीर काजिम अली ने तेलंगाना ह्यूमन राइट्स कमीशन में मज़कूरा हॉस्पिटल के खिलाफ तहरीरी शिकायत दर्ज करवाई, जिस पर कमीशन के रुकन
इरफान मोइनुद्दीन की मदद से काजिम अली ने श्री सूर्या हॉस्पिटल को कमीशन की जानिब से नोटिस जारी करवाई। कमीशन के चेयरमैन जी चंद्रया ने हॉस्पिटल को नोटिस जारी करते हुए हुकूमत की मुकर्ररा फीस वसूल करने की हिदायत दी। बताया जाता है कि कमीशन की नोटिस मौसूल होने के बाद हॉस्पिटल इंतजामिया ने बिल में काफ़ी कमी कर दी और मरीज को डिस्चार्ज कर दिया। बंजारा हिल्स रोड नंबर 12 चौरस्ते पर एक खानगी अस्पताल की मुबैना लापरवाही की वजह से एक मरीज की मौत हो गई। इसका इल्ज़ाम लगाते हुए अफराद खानदान ने हॉस्पिटल के अहाते में शदीद एहतजाज किया। अफराद खानदान के मुताबिक नलगुंडा जिले के वंशी कृष्णा को इस महीने की 9 तारीख को कोविड इन्फेक्शन होने पर अस्पताल में भर्ती कराया गया था। हॉस्पिटल ने अब तक 11 लाख रुपए का बिल वसूल कर लिया। आज दोपहर तक भी वंशी की हालत मुस्तकम बताई गई, लेकिन अचानक उनकी मौत हो गई। रिश्तेदारों ने इल्ज़ाम लगाया कि अस्पताल की गलत इलाज और लापरवाही की वजह से वंशी कृष्णा की मौत हुई। पुलिस ने इस सिलसिले में एक मामला दर्ज करके जांच शुरू कर दी है। ఎంతమంది జాయిన్ అవ్వట్లేదు, ఎంతమంది చనిపోవట్లేదు అన్నది సార్ మీ ఇంట్లో జరిగితే మీకు ఒక ఐదు ఉంటుంది సార్. మీ ఇంట్లో మీరు అన్నట్టు 4-5 మెంబర్స్ అంతే. 4 మెంబర్ 5 మెంబర్స్ అన్న నా కన్సర్న్ ఒకటి, మా అన్న చచ్చిపోయి నేను తెచ్చుకోలేదు, కానీ ఎంతో మంది ఇక్కడ బ్లైండ్ బిలీఫ్ వచ్చి అడ్మిట్ అవుతున్నారన్న. 15 days చూసా, ఎంత నెగ్లిజెన్స్ తెలుసా ఇక్కడ. మేము లిటరల్లీ 15 days ఐసీలో ఉన్నాము. 15 days అడ్మిట్ చేసుకోకండి అన్న. సారీ అమ్మ, వి కాంట్ అడ్మిట్, వి ఆర్ ఫిల్డ్ అప్ విత్ బెడ్స్. ఓకే, మా సాగు మేము సస్తం బయటికి పోయి నమ్ముకొని వచ్చినా కదా. అన్న బిల్డింగ్ లో 6 లక్షలు 4 లక్షలు ఎందుకు తగ్గించారన్న? మేము అడిగామా తగ్గించమని? 9 o'clock మా అన్నయ్య చనిపోతే midnight 3 o'clock ఫోన్ చేసి బిల్డింగ్ అరేంజ్ చేసేసారు. ఎందుకన్నా? వితౌట్ బిల్డింగ్ పే చేయకుండా మేము బాడీ తీసుకెళ్ళి ఇక్కడ నుంచి తెలుసా? వితౌట్ బిల్డింగ్ చేయకుండా బాడీ తీసుకెళ్ళాం మేము. ఆ రోజు మేము ఏమనలే. वज़ीर आला चंद्रशेखर राव के मुखालिफिन के लिए मुत्तहदा प्लेटफॉर्म तैयार करने की ज़रूरत है, ये कहना है साबिक़ वज़ीर ईटला राजेंद्र का। साबिक़ रुकन पार्लियामेंट की विश्वेश्वर रेड्डी और जन समिति के सदर कोदंडराम ने साबिक़ वज़ीर ईटला राजेंद्र से मुलाकात की। मुलाकात के बाद मीडिया से बात करते हुए कोदंडराम ने कहा कि ईटला राजेंद्र पर किया गया हमला इज़्ज़त नफ्स पर हमला है। उन्होंने कहा कि ईटला राजेंद्र के मामले में मुत्तहदा प्लेटफॉर्म कायम करने की ज़रूरत है। इस बात पर तबादला ख्याल किया गया क्योंकि केसीआर के सियासी बदले के खिलाफ ये मुत्तहदा प्लेटफॉर्म काम करेगा। इस मौके पर विश्वेश्वर रेड्डी ने कहा कि ईटला राजेंद्र के खानदान के खिलाफ केसीआर सियासी बदले पर उतर आए हैं। अगर राजेंद्र ने गलती की है तो उनको फौरी पार्टी से बरतरफ क्यों नहीं किया जा रहा है और क्यों उनको नाअहल करार नहीं दिया जा रहा है, ये करने की हिम्मत केसीआर में नहीं है। उन्होंने कहा कि ईटला राजेंद्र के इस मामले में हम सब साथ हैं। वाज़ेह रहे कि चाशुम्बे को ये खबर आई थी कि वो बीजेपी में शामिल होने वाले हैं। इस खबर को ईटला राजेंद्र ने मुस्तरद कर दिया। हम आपको एक और खबर बताते हैं आगे, जिसमें एक नया डेवलपमेंट हुआ है। ईटला राजेंद्र को बीजेपी में शामिल करवाने रियासती बीजेपी कायदीन की कोशिशों को आज उस वक्त एक कामयाबी मिली जब बीजेपी के कौमी सदर जेपी नड्डा ने राजेंद्र को पार्टी में शामिल करने की इजाज़त दे दी। बीजेपी ज़राए के मुताबिक रियासत के बीजेपी कायदीन बशमूल तेलंगाना बीजेपी के सदर बंडी संजय के साथ आज कौमी सदर जेपी नड्डा ने वर्चुअल कॉन्फ्रेंस के जरिए बातचीत की। इस मौके पर जेपी नड्डा ने राजेंद्र को पार्टी में शामिल करने की तजवीज़ को मंजूरी दे दी। बताया गया है कि आइंदा 2 दिन में रियासत के बीजेपी कायदीन राजेंद्र की पार्टी में शमूलियत से मुतालिक बाकायदा ऐलान करने वाले हैं और राजेंद्र को दिल्ली ले जाते हुए बीजेपी जेपी नड्डा और दीगर अहम कायदीन की मौजूदगी में उन्हें पार्टी में शामिल कर लिया जाएगा। बताया गया कि राजेंद्र के साथ येला रेड्डी के साबिक़ रुकन असेंबली ए रविंदर रेड्डी भी बीजेपी में शामिल हो सकते हैं। बीजेपी ज़राए ने बताया कि गुज़िश्ता चंद दिनों से साबिक़ वज़ीर राजेंद्र पार्टी के अहम कायदीन से मुसलसल रब्त में थे। गुज़िश्ता रोज़ राजेंद्र ने बंडी संजय के अलावा साबिक़ रुकन पार्लियामेंट जी विवेक से फ़ोन पर बातचीत की और उन्होंने तेलंगाना बीजेपी उमूर के इंचार्ज तरुण चुग से भी फ़ोन पर बातचीत करते हुए बीजेपी में शामिल होने की ख्वाहिश जाहिर की। नाज़रीन, इस न्यूज़ बुलेटिन में बस इतना ही। देखते रहिए आनंद चैनल।